हेलो स्टूडेंट, आज हम बीएससी पार्ट फर्स्ट में ऑफबो प्रिंसिपल के अंदर स्टडी करेंगे हुंस मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी रूल की। इससे पहले जब हमने ऑफबो प्रिंसिपल को देखा था प्रीवियस क्लास में, तो हमने देखा था कि ऑफबो प्रिंसिपल का निर्माण 3 नियमों पे हुआ है। इससे पहले हमने पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को बहुत ही अच्छे तरीके से समझा है। अब हम नेक्स्ट ले रहे हैं हुंड का अधिकतम बहुलता का नियम। जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है कि अधिकतम बहुलता का नियम, यानी कि इसमें हम गुणकता बहुलता को या बहुलता को स्टडी करेंगे। जैसे देखिए, एक ये टेबल की सहायता से मैं इसको अच्छे समझा सकती हूँ कि इसमें P उपकोष में अगर एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो P के Px, Py और Pz में इलेक्ट्रॉन हम इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। 2 हैं तो इस तरह से, 3 हैं तो इस तरह से। जब तक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन इसमें प्रेजेंट हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन की फिलिंग के लिए हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती। लेकिन जब इसमें एक और इलेक्ट्रॉन आ जाता है तो इसमें इलेक्ट्रॉन को फिल करने का प्रॉपर तरीका ये होता है। एक और आने पे ये, और 6 इलेक्ट्रॉन होने पर ये सारे इलेक्ट्रॉन इसमें पेयर्ड हो जाते हैं। तो इसे पेयरिंग को किस तरह से हम समझ सकते हैं, वह यह है कि इसमें इलेक्ट्रॉन जो हैं इस तरह का अरेंजमेंट प्राप्त करते हैं कि उसमें मल्टीप्लिसिटी अधिकतम हो। यानी कि मल्टीप्लिसिटी अधिकतम कब होगी? जब वो सब एक ही दिशा में होंगे। अगर ये इलेक्ट्रॉन विपरीत दिशा में हुए तो ये एक दूसरे के स्पिन को कैंसिल कर देंगे। इस वजह से इसमें इसकी मल्टीप्लिसिटी का मान कम हो जाएगा। जैसे इसकी अब आप देख सकते हैं कि इसका मेन कारण क्या है कि जैसे अगर एक इलेक्ट्रॉन अपने इस दिशा में और दूसरा इसकी विपरीत दिशा में है, एक अगर क्लॉकवाइज मूव कर रहा है तो दूसरा आपके एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, तो इन दोनों के द्वारा जो इनका आघूर्ण है वह एक दूसरे को क्रॉस कर देता है। लेकिन जब अगर सभी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे तो उनकी जो गुणकता है वह ऐड हो जाएगी। इसे हम हुंड का अधिकतम बहुलता का नियम भी कहते हैं। इस नियम के अनुसार जब समान ऊर्जा वाले कक्षक P, D तथा F उपकोषों के कक्षक में इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, P में देखिए 3, D में 5 और F में 7 होते हैं, तो इसमें जब इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं तो ये समान ऊर्जा के हैं, तो इनको हम क्या कहेंगे? समभ्रंश या डीजनरेट ऑर्बिटल्स कहलाएंगे और ये डीजनरेसी कहलाएगी। तो ये इलेक्ट्रॉन तब तक युग्मित नहीं होते जब तक सभी में एक एक सिंगल इलेक्ट्रॉन नहीं चला जाता। अर्थात इलेक्ट्रॉन अयुग्मित अवस्था में रहना अधिक पसंद करते हैं और उन सभी का चक्रण एक दिशा में होता है। जो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि एक दिशा में रहने की वजह से उसमें उनका जो आघूर्ण का मान है वह बढ़ जाता है, जबकि विपरीत दिशा में होने से वह कैंसिल आउट हो जाता है। इसको जानने के लिए इसके कारण इस तरह से दे रखे हैं। पृथक पृथक कक्षक में जाने पर इलेक्ट्रॉन के मध्य प्रतिकर्षण बल कार्य नहीं करता। क्लियर है? अगर आपके ऑर्बिटल्स इस तरह से हैं और ये अलग अलग में है तो इनके द्वारा ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर यह स्थिति आती है जिसमें यह एक ही कक्षक में हो तो ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित भी करेंगे, जिससे सिस्टम स्टेबल नहीं होगा। सभी इलेक्ट्रॉनों का एक ही दिशा में चक्रण होने से इनकी ऊर्जा में कमी आती है और ये स्टेबिलिटी गेन करते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट कारण है इसका स्टेबिलिटी। इस नियम को P उपकोष में इलेक्ट्रॉन के भरने से समझा सकते हैं। यह S कक्षक पर लागू नहीं होता। S पे तो कैसे, S में है तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है तो वो आपके
वो सिंगल सिस्टम है तो उसमें डिजनरेसी जैसी बात ही नहीं है, एक ही है कक्षक तो वह समान ऊर्जा स्तर पर ही रहता है। तो इस तरह से हमने आज इसको हुंड के अधिकतम बहुलता वाले नियम को अच्छे से समझा और इसके अनुसार देखिए इसका शॉर्ट में एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन किसी भी सिस्टम में तब तक युग्मित नहीं होंगे जब तक सभी में एक एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं हो जाता, और वह ही इसका मुख्य कारण अपने क्या दिया है, सिस्टम की स्टेबिलिटी, प्रतिकर्षण बल और इसमें ऊर्जा में कमी। तो आज हम इसमें इतना ही अध्ययन करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम इसका फाइनल रूल देखेंगे, n+l का नियम, जो मेनली क्वांटम नंबर पर डिपेंड करेगा। ओके, थैंक यू।